विकल साहब, जैसा कि आपको पता है कि कल चारों राज्यों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और 3 राज्यों में, खास करके हिंदी पट्टी जिसे बोलेंगे, कांग्रेस को करारी हार मिली है। तेलंगाना में भले सरकार बना रही है, लेकिन 3 राज्य जो हिंदी बेल्ट है, करारी हार मिली है कांग्रेस को। तो 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, तो कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस का और साथ में क्या चुनौतियां हैं कांग्रेस या और इंडिया गठबंधन का, हमें विस्तार से बताइए। हाँ, देखिए, 2 अलग अलग बातें। इंडिया का भविष्य और कांग्रेस के भविष्य दोनों बेशक कहीं मिलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इस चुनाव से ज़्यादातर लोग ये निकाल रहे हैं अर्थ कि भाई 2024 बड़ा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए। मुश्किल तो हर समय होगा, लेकिन जितना मुश्किल बता रहे हैं उतना मुश्किल नहीं होगा, ये मेरा अपना सोच है। कारण क्या है कि देखिए, ये जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में आप कह सकते हैं कि अधिकांशतः एक धार्मिक फैक्टर काम कर रहा है और वैचारिक कम करता है। ये दुर्भाग्य समझिए या यहाँ की एक कह सकते हैं कि इस समय की एक स्थिति है, उसको समझ पाने में कांग्रेस और उनके साथी सब लोग थोड़े से नाकामयाब रहे। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं निकलता कि 2024 बिल्कुल डंके की चोट पे बीजेपी का हो गया। नहीं, मुश्किल इंडिया के लिए रहेगी, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं कि अगर आप इस चुनाव से सबक लेते हैं तो आप जीत नहीं सकते या बीजेपी को हरा नहीं सकते। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो इस समय इंडिया में अगर कांग्रेस जो लीडिंग फैक्टर बनती है वो थोड़ा सा गलत है। उसमें आत्ममंथन कांग्रेस को भी करना चाहिए और बाकी फैक्टर्स को भी, कि वे बिना एरोगेंसी के, जिससे कि ये संगठन टूटे, एक विमर्श को किस चतुराई से सामने रख सकते हैं कि हमको संतुलन बनाना है हर पार्टी के साथ, और निश्चित रूप से विचार की क्षमता को बीजेपी कमज़ोर मान रही है। ये बीजेपी की कमज़ोरी रहेगी। विचार जो समाज को चाहिए, जो अंडर करंट समाज को चाहिए, बिना जुमलों के, बिना हथकंडे के, बिना षड्यंत्र के, एक ऐसी अंतरधारा होती है जो ये बताती है कि इस विचार की समाज को ज़रूरत है। उसकी ध्वनि जो सुन रहा होगा वो लॉन्ग रन में जीतेगा। उसकी ध्वनि बीजेपी नहीं सुन रही है। बीजेपी क्या सुन रही है? बीजेपी तात्कालिक फंडों को मैनेज करने की टैक्टिक्स डेवलप कर चुकी है और वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो चुनाव में अचानक राहत दे देना, जो पार्टी एमएनसी पे विरोध में खड़ी थी, चुनाव के समय में जाकर रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया उसने। ये मैनेजमेंट, ये सही मायने में एक बहुत सटीक मैनेजमेंट नहीं है। ये सब फौरी मैनेजमेंट होते हैं और इनके रिजल्ट उसको मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस पर ये कैलकुलेशन करना कि विचार मर जाएगा, विचार की कोई ताकत नहीं रहेगी, सिर्फ इस मैनिपुलेशन की बहुत बड़ी ताकत रहेगी, तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, जो घमंड में सो जाते हैं, जैसे कांग्रेस को कर्नाटक वगैरह में अच्छा फायदा मिला, फिर उनमें ये हो गया कि भाई हम तो जीत ही जाएंगे, हमारी तो वोट आ ही जाएंगी। तो सतत संघर्ष की और सतत गहन संघर्ष की जो मानसिकता छोड़ देगा तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा, और जो घटक इसे बनाए रखेगा वो निश्चित रूप से अपना निशान छोड़कर जरूर जाएगा। हार जीत से आगे की बात मैं कर रहा हूँ। विकल साहब,
क्या आपको लगता है कि इस इलेक्शन में चुनाव आयोग ने अपना काम फेयर तरीके से किया है? मेरा मतलब ईवीएम वगैरह का है, जो विपक्षी पार्टी जो या फिर जो कांग्रेस के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। इस पूरे चीज़ों को किस तरह से आप देखते हैं? मैं इसको भी हमारे जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं उनकी कमज़ोरी की दृष्टि से देखता हूँ। जब बहुत समय से ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी इन किसी भी षड्यंत्र को, साम दाम दंड भेद को अपनाने में कहीं गुरेज नहीं करती। जब आपको मालूम है तो आप सतर्क रहिए और उसके लिए आपके पास क्या टूल है, क्या नीति है, क्या सतर्कता है, उसे उजागर कीजिए, उसे सजग रखिए। सिर्फ चुनाव के बाद बोलते रहने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी स्ट्रेटजी उनकी आपसे ऊपर गई हैं। देखिए, उन्होंने कोई चेहरा घोषित नहीं किया सिवाय मोदी के। उसका फायदा क्या हुआ उनको कि जो अंतर्कलह थी उनकी वो नहीं हुई और सभी ने जोर लगाया। तो ऐसी छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर वो लोग काउंट करते हैं और काउंट ही नहीं करते। अगर उन्हें उसमें 1% भी खतरा दिखाई देता है तो उसको बिल्कुल दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, उसे जीतते हैं। अब जैसे खतरा जीतने वाली बात मैं आपको बताऊं, विपक्ष ने जातीय जनगणना को उठाया कि ये बहुत जरूरी है। अब जातीय जनगणना को क्यों विपक्ष उठा रहा है, उसको ट्रांसलेट करके जनभाषा में जनता तक पहुंचा नहीं पाए ये लोग। और जो प्रगतिशील ताकतें हैं, जो जातीय आधार से भी ऊपर वर्गीय चेतना की बात करती हैं, वैसा कोई जुमला लेके बीजेपी आ गई कि हम तो 4 जातियां मान रहे हैं, गरीब और ये और वो। तो आप सैद्धांतिक रूप से सही होते हुए भी सिर्फ आप बौद्धिक स्तर पर बुद्धिजीवियों के बीच में ही अपनी बात को एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हो। जब तक आप ये नहीं समझते कि सेम सिद्धांत, सेम समझ, सेम जानकारी और सेम वेवलेंथ पर हम जनता को नहीं ला रहे हैं, तब तक आप जीत नहीं सकते। तो इन कमजोरियों को ईवीएम के नाम पे आप छुपा नहीं सकते। तो इस तरह से अगर विपक्ष सतर्क, सटीक, सचेत होकर चलेगा तो मुश्किल नहीं है 2024 में इन्हें हराना। बेशक ये इन विधानसभाओं के रिजल्ट इस तरह के आए हैं, लेकिन फिर भी हमें आशावादी होना चाहिए और आशाएं सामने दिखाई दे रही हैं। तो विकल साहब, कांग्रेस में अभी क्या आपको भी लगता है, क्योंकि जनता में ऐसा मैसेज जा रहा है कि नेतृत्व की कमी लग रही है, और जहां तक पुराने नेता जैसे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत, तो क्या इन्होंने अपना रोल, अपनी भूमिका सही से, ठीक ढंग से इस चुनाव में नहीं निभाया? आपको क्या लगता है? देखिए, केवल उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। समग्रता में पार्टी के मैनेजमेंट, पार्टी की सोच, पार्टी की समझदारी को दोष देना चाहिए। उन सबको पता था कमलनाथ क्या है, दिग्विजय सिंह क्या है, क्या स्थिति चल रही है। वहाँ के एमएलएस जितने भी हैं उनके खिलाफ भी जो है जनता में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, फिर भी उनको हटाया नहीं गया, उनको टिकटें दी गई। ऐसी बहुत सारी कमियां, यानी ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस जब तक नहीं उतरती है, इसका ये कारण है कि ज़मीन पर अभी तक पूरी तरह आपका जो ऊपर का जो ग्रुप है वो ज़मीन को अभी पढ़ पाने में, ज़मीन की इबारत को समझने, उसकी ध्वनि को समझने में नाकामयाब है। ये कांग्रेस के बारे में। विकल साहब, कांग्रेस की जो बड़ी हार हुई है उसमें कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो लखनऊ से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया ये है कि ये जो कांग्रेस की हार हुई है उसमें सनातन धर्म का श्राप लगा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ये उनकी अपनी भावना है, लेकिन मैं उनकी भावना का शब्द से रूपांतरण नहीं करना चाहता, उससे मैं असहमत हूँ। लेकिन उससे जो ध्वनि निकलती है उसमें से
एक ऐसा वेवलेंथ है जिससे मैं सहमत हूँ, वो ये है कि आप जब कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है सर्वधर्म समभाव, तो आपका अपने वक्तव्यों पर, भाषा पे अपना कंट्रोल तो होना ही चाहिए। मेरी कोई भी विचारधारा, मेरे घर में भी पूजा करने वाले लोग हैं, तो मुझे उसका सम्मान तो करना ही चाहिए। अगर इस दृष्टिकोण से आप अपनी बात को रखना नहीं चाहते तो लीडरशिप किस बात की। हमारे यहाँ हालांकि उसको आप दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं, लेकिन उस कहावत का मूल अर्थ समझिए। आज जो हम विकलांग शब्द इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए, जिसकी आँख का या हाथ का या शरीर का कोई भी हो, तो हम ना अपाहिज शब्द यूज़ करते हैं ना विकलांग। लेकिन हमारे मुहावरों में कुछ ऐसे शब्द हैं, तो उन पर न जाइए शाब्दिक अर्थ पर, लेकिन एक मुहावरा है जो एक अलग अर्थ देता है। मुहावरे, क्षमा चाहते हुए मुहावरे को मैं एडिटिंग बोलूँगा, काणे से काना कहो तो काना जाएगा रूठ, हौले हौले पूछ लो कैसे गई है फूट। आज मैं ये शब्द बिल्कुल मैं परहेज करता हूँ, पर मुझे बोलना पड़ा है कुछ बात कहने के लिए। तो हमारे अंदर मान लीजिए कोई विकलांगता है और कोई हमें सीधे सीधे बोलेगा, अरे तेरी एक आंख नहीं है, तो हमें बुरा लगेगा ना। तो यही अगर मर्यादा शब्दों की आपके पास नहीं है, तो आप किस बात के लीडर हो। रही बात कांग्रेस की और सनातन की, तो ये जनता को भी समझना चाहिए कि महात्मा गांधी जिस सभा को भी करते थे, वहाँ रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मत दे भगवान, और आगे कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो उसको क्यों नहीं चलाते, उस बात को क्यों नहीं कहते हो, क्या बुराई है उसमें कहने की। और जनता क्यों नहीं समझती है इस बात को कि कांग्रेस कब सनातन के विरोध में रही है। नहीं, उसने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात जरूर की है। तो क्या वो नहीं चाहते? तो आपको ये पहचान में नहीं आता, जो बीजेपी सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करती है, कभी कभी नाटक जरूर करती है इस बात का, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हो, उसको आप ज्यादा नंबर देना चाहते हो, उसको आप महान बनाना चाहते हो। तो ये एक तरीके से समाज की अवनति का प्रतिबिंब है, पार्टियों से भी ज्यादा। तो समाज की अवनति में से ये ऐसी स्थितियां पैदा होंगी, और कब तक होंगी, इसके लिए विचारवान और मानवतावादी और संकल्पशील लोगों को लगातार काम करना चाहिए, बिना किसी निराशा और हताशा के। RTV न्यूज़ हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।